Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about IBS जिसको Irritable Bowel Syndrome कहते हैं. And in my previous video, I have explained about diverticulitis. You can also watch that video. So guys, without any delay, let's start the video. सो IBS तो होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बट एक और होता है इसकी तरह ही, ठीक है, वो होता है IBD. सो IBD क्या होता है? ये होता है इन्फ्लामेटरी बाउल की डिजीज़ होती है, ठीक है, बाउल की डिजीज़ होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है उसमें. एंड IBS को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे IBS के बारे में. सो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन. ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं होती. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? सो सिंड्रोम का मीनिंग होता है जो ग्रुप होता है डिजीज़ का, उसको कहते हैं सिंड्रोम, ठीक है. किसी भी डिजीज़ के ग्रुप को कहते हैं सिंड्रोम. नाउ IBS क्या होता है? ये कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं होती, ठीक है. ये साइन एंड सिम्टम होता है. इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम विच शो द गट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली. एंड ये एक साइन एंड सिम्टम होता है जो शो करता है कि हमारा जो गट है वो अच्छे से अपना जो वर्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है. एंड जो गट की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट हो गई है. एंड इन दिस कनेक्शन बिटवीन द गट एंड द ब्रेन गेट डिस्टर्ब. एंड जो कनेक्शन होता है गट के बीच में एंड ब्रेन के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड गट बिकम हाइपर सेंसिटिव. एंड जो गट होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है. जो गट के बीच का एंड जो ब्रेन के बीच का कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. इसलिए जो गट होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा. नाउ अब गट जो होगा वो ज़्यादा ही हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, तो वो अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ IBS. सो IBS के कुछ टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज़ IBS विद कॉन्स्टिपेशन. ये फर्स्ट टाइप होता है. एंड इसका सेकंड टाइप होता है IBS विद डायरिया. एंड एक और टाइप होता है इसका, वो होता है IBS विद मिक्स्ड. सो जो IBS विद कॉन्स्टिपेशन होता है, इसमें क्या होता है? जो गट की जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. नाउ अब गट की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो क्या होता है? गट की मोटिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है. एंड अगर गट की मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, मोटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्या होता है? डायरिया देखने को मिलता है. तो ये होता है IBS विद डायरिया. ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो IBS विद मिक्स्ड है, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ तो एपिसोड डायरिया के देखने को मिलता है. इसमें मीन्स कभी तो डायरिया के एपिसोड देखने को मिलेंगे और कभी देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिपेशन के एपिसोड. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रिस्क फैक्टर. सो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं IBS के? फर्स्ट इज स्पाइसी फूड. जो पर्सन ज़्यादा स्पाइसी वाले फूड कंज्यूम करता है तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है गट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है उसको. एंड फैटी फूड भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अल्कोहल. अल्कोहल जो पर्सन कंज्यूम करता है तो उसमें भी ये सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं. थर्ड इज़ ग्लूटेन एलर्जी. सो जिसको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ठीक है. सो ग्लूटेन एलर्जी क्या होता है? मीन्स ये एक सिलियक डिजीज़ भी कहते हैं. इसके अंदर जो पर्सन होता है उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ठीक है. ये जो पर्सन होते हैं, ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है. उसका अच्छे से जो GI ट्रैक है वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता प्रॉपर. नेक्स्ट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस. जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ये लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है. जब लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पर्सन जो लैक्टोज जो शुगर होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है. तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस और एंजाइटी. जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी की कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी. सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू कॉजेज़. सो जो हमने रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ जो अभी पढ़े हैं उनमें से किसी भी कॉजेज़ की वजह से क्या होगा, या इरिटेंट्स होंगे उनकी वजह से
तो इस वजह से क्या होगा, तो जो जीआई म्यूकोसा होगी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, वहाँ पर जो म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है वो इरिटेट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से जो गट होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एंड जो कनेक्शन होगा ब्रेन के बीच में एंड जो गट के बीच का, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ अब कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं या मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में डायरिया देखने को मिलेगा। अगर मोटिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही, मोटिलिटी डिक्रीज़ होगी गट की, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन देखने को। अगर जो गट की जो मोटिलिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इंक्रीज़ होगी गट की मोटिलिटी, तो उसमें डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गट की मोटिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड या तो कभी कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है या कभी डायरिया भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एब्डोमेन होगा, वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। सेकंड इज़ एब्डोमेन का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। थर्ड तो मैंने पहले ही बताया था कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। फोर्थ फीवर भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, एलिवेट हो सकता है जो टेम्परेचर होगा। एंड जो स्टूल पास करेगा उसके अंदर म्यूकस अपीयर होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं डायग्नोस करने के लिए इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम को। फर्स्ट इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। अगर उसको कोई प्रीवियस कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उससे रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री हो गई, किसी चीज़ से एलर्जी हो, ठीक है, तो ऐसे इससे हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट इज़ ब्लड इन्वेस्टिगेशन। पूरी प्रॉपर जो ब्लड है वो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, प्रॉपर CBC, RBC, WBC सब कुछ चेक किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट या जिसको कहते हैं FOBT, ये होता है फिकल अकल्ट ब्लड टेस्ट। क्या होता है? फिकल अकल्ट ब्लड टेस्ट। स्टूल टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर म्यूकस देखने को मिलती है। अगर पेशेंट के जो स्टूल होगा उसमें म्यूकस देखने को मिलेगी तो चांसेस हो सकते हैं IBS के, ठीक। नेक्स्ट इज़ कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में क्या होगा, इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोलोनोस्कोप, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसको जो कोलोन होता है वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि विजुअलाइज किया जा सके कोलोन को प्रॉपर, ठीक है। एंड इस जो इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कोलोनोस्कोप होता है, ठीक है, एक तरीके की ट्यूब होती है, इसमें लाइट और कैमरा दोनों लगे रहते हैं ताकि प्रॉपर विजुअलाइज किया जा सके। नेक्स्ट एक्सरे और CT स्कैन भी किया जा सकता है इसको डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ IBS। कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अगर पेशेंट को डायरिया है तो डायरिया को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है, कुछ मेडिकेशन दी जा सकती है जैसे लोप्रामाइड। तो डायरिया जो होता है उसके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है या जो मोटिलिटी होती है गट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो लोप्रामाइड होगी उस मोटिलिटी को डिक्रीज़ करने में हेल्प करेगी, ठीक है, डायरिया को ट्रीट करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट इमोडमियम दी जा सकती है, ठीक है, ये भी डायरिया के लिए दी जा सकती है, डायरिया को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। एंड पेशेंट को डाइट कैसी देनी है, पेशेंट को लो फाइबर डाइट देनी है अगर पेशेंट को डायरिया है तो, ठीक है। एंड सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट देने हैं पेशेंट को। जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट होंगे ये डिक्रीज़ कर देंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को। नेक्स्ट अगर IBS विथ कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो लेग्जेटिव दिया जा सकता है पेशेंट को, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। एनिमा लगाया जा सकता है पेशेंट को, ये स्टूल के पैसेज में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा गट की। नेक्स्ट साइलियम दिया जा सकता है, देन मेटाम्यूसिन दिया जा सकता है। ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को एंड स्टूल को सॉफ्ट बना देंगे। एंड डाइट कैसी देनी है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसमें देनी है हाई फाइबर डाइट। एंड पेशेंट को सेरोटोनिन अगोनिस्ट देने हैं इसमें,
जो सेरोटोनिन की तरह एक्ट करे, ठीक है। उसमें तो दिए थे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, जो मीन्स सेरोटोनिन के अपोजिट में एक्शन करे, और अगोनिस्ट का मीनिंग होता है जो सेरोटोनिन की तरह एक्ट करे, ठीक है। सो ये देनी है इसमें। एंड पेशेंट को अवॉइड करना है जो ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जिन पेशेंट को सीलियक डिजीज़ होती है उनको, ठीक है, ये अवॉइड करना है क्योंकि ये ग्लूटेन एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। एंड जो मिल्क या जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको अवॉइड करना है अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो रहा है ये। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। Thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.